हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था एनालिसिस के बारे में, क्यूबिक यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे, फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ेंगे। फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ेंगे क्या, आपका फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ एटम रहेगा, सेकेंड क्या रहेगा आपका डेंसिटी रहेगी, थर्ड क्या रहेगा पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का एनालिसिस करते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी इसका हिंदी नेम क्या है आपका, फलक केंद्रीय एकक कोशिका। तो चलिए देखते हैं फलक केंद्रीय एकक कोशिका क्या होता है। पहले आपका हम लोगों ने पढ़ा था फलक एकक केंद्रीय एकक कोशिका किसे कहते हैं। ऐसे यूनिट सेल जिनके सभी कोनों पर अणु, परमाणु या आयन उपस्थित हो, परंतु उनके सभी फलकों पर भी, फलक कितने होते हैं घन में 6। एक देखिए उस बगल एक स्टेप, ये 2D है इसलिए हम लोग इससे ग्रीन बोर्ड पर नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इनके फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कितने हो गए, चलिए अब देखते हैं इसका एनालिसिस देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे आपका। एनालिसिस, फर्स्ट एनालिसिस हम लोग क्या करते थे, कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या। तो देखते हैं कुल परमाणु की संख्या इसमें कितनी होगी। हम लोग जानते हैं कॉर्नर के एटम 1/8 भाग शेयर करते हैं, 1/8 पार्ट शेयर करते हैं, ठीक। और जो फेस के यानी फलक के परमाणु कितने भाग शेयर करते हैं, 1/2। तो चलिए देखते हैं कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी आपकी फलक केंद्रीय एकक कोशिका में। तो हम लोग जानते हैं आपका कॉर्नर के एटम कितने हैं, 8, और एक एटम कितने भाग शेयर करते हैं, 1/8, ठीक है। प्लस फिर हम जानते हैं फलक के परमाणु कितने भाग शेयर करते हैं, 1/2। कितने हैं फलक, 6। तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 8 1 जा 1, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा आपका 1 + 3 = 4 पर, यानी 4 परमाणु। इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला एनालिसिस क्या देखा, कुल परमाणुओं की संख्या। कुल परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होगी फलक केंद्रीय एकक कोशिका में, 4, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, दूसरा क्या है आपका एनालिसिस। सेकेंड एनालिसिस आपका है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, और ए और आर के बीच आपका रिलेशन ज्ञात करना है, यानी एज लेंथ ए और रेडियस आर। तो चलिए देखते हैं हम लोग रिलेशन, देखते हैं कैसे निकलेगा आपका। इस यूनिट सेल को क्या करने पर, जूम करने पर, इसे जूम जब किया जाएगा तो आपका क्या होगा, इनके जो कॉर्नर के एटम है सब बड़े हो जाएंगे और फेस के भी सब बड़े हो जाएंगे। तो जब देखेंगे तो इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ चीज़ प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग का। देखो आपका ये बीच का है परमाणु, ये आपका है आपका फेस का, यानी कहाँ का है, फेस का परमाणु, यानी फलक पर का, ठीक है। और ये भी आपका फलक पर का, ये भी आपका फलक पर का, ठीक। तो इसे हम क्या किए हैं, जूम किए हैं, इस यूनिट सेल को यानी एकक कोशिका क्या किए हैं, जूम किए हैं। तो आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है। तो चलिए देखते हैं, इसका जब रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी भी आर होगी, यहाँ से बीच की दूरी भी आर होगी क्योंकि सभी रेडियस, ठीक। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी क्या होगी, आर होगी, ठीक है। तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा
पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर 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 आर, यानी कितने आर, 4r। 4r आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस हो गया। ठीक, तो अभी हम लोगों ने निकाला था कि देखिए यहाँ से इसके बीच हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकाला था, तो क्या आया था हमारा √2a। अगले क्लास में देखा था कि यहाँ से यहाँ तक के परपेंडिकुलर का कितना आया था, √2a। ठीक, तो यानी वही चीज़ क्या आएगा, √2a यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू यह डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा आपका 4r इज इक्वल √2a। तो a बराबर जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 नीचे आएगा। ठीक, तो जब √2 नीचे आएगा तो आपका लिख लेगा 4r बटा के √2। यही आपका a और r के बीच संबंध है। या तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, या r बराबर जब आप निकालेंगे तो r बराबर क्या आएगा, √2a बटा के 4, यहाँ से ये कटेगा तो आपका आएगा r इज इक्वल a/2 √2। ये भी आपका संबंध देखने को आपके बुक में मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फलक केंद्रीय का कोष्ठिका के बारे में पढ़ा, फिर उसके टोटल नंबर ऑफ एटम यानी कुल परमाणुओं की संख्या पढ़ी, फिर दूसरा का क्या था, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो हम लोगों ने ये क्या देखा कि जब इसे इस यूनिट सेल को जूम किए तो जब जूम करने में देख रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी त्रिज्या इसका क्या है, आर है, इसका भी त्रिज्या आर है, इसका भी त्रिज्या आर होगा, इसका भी त्रिज्या आर होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस हमारा क्या मिल रहा है, 4r। ठीक, तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास यानी प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहाँ से यहाँ तक जब परपेंडिकुलर किए थे आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वाले में, तो आपका क्या आया था, यहाँ पे √2a आया था, इसका मान, इसका वैल्यू कितना आया था, √2a। ठीक है, तो यही वैल्यू आपका यही सेम टू सेम यही वैल्यू इसका भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका यह डिस्टेंस इज इक्वल टू यह डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने यह माना कि यह दूरी बराबर यह दूरी, तो देख रहे हैं 4r इज इक्वल टू √2a, और यहाँ से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या √2 नीचे आएगा। ठीक, या तो ऐसे आप लिख सकते हैं, एक वैल्यू आपका a की वैल्यू ये निकल जाएगी। जब यहाँ से आप r की वैल्यू निकालेंगे तो देखते हैं r की वैल्यू हमारी कितनी आई, r इज इक्वल √2a/4, फिर यहाँ से कैंसिल आउट किए तो हमारा a/2 √2 आया। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग अगले एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। चलिए आपका देखते हैं अगला एनालिसिस क्या है। थर्ड क्या था आपका एनालिसिस, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन क्षमता। तो चलिए देखते हैं इनमें परमाणुओं का संकुलन क्षमता क्या है, कितना है इसमें। पर संकुलन क्षमता पहले आपका होता क्या है, परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल स्थान का आयतन बटा के एकक कोष्ठिका के आयतन इंटू 100। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट इसका। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर हमारा सूत्र होता है यानी फार्मूला होता है कुल परमाणु की संख्या का आयतन बटा के एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं आपका क्या है। कुल परमाणुओं की संख्या हम लोग जानते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितनी होती है, 4, तो 4 हो गया। ठीक, अब उनका आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। ठीक है, अब फिर क्या होगा, एकक कोष्ठिका का आयतन हम लोग जानते हैं a³, ठीक, इंटू 100 आपका फार्मूला में ही है। ठीक, तो आपका आगे क्या हो जाएगा, फिर इसमें हम लोग जानते हैं a इज इक्वल कितना आया था आपका
4r/√2। ठीक है, तो जब यहाँ a का मान रखेंगे तो कितना आएगा 4 × 4 πr³/3 की वैल्यू आपकी रखाएगा 4r/√2 का होल क्यूब। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 4 4 जा 64, 4 4 जा 16 πr³/3, 4 4 जा 16, 4 जा 64 r³/2√2। ठीक है, 16 4 जा 64, यहाँ इतनी वैल्यू आएगी। जब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे r³ कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई का मान रखेंगे आप लोग 3.14, फिर इंटू आपका 100 कहाँ है फार्मूला में ये। तो जब आप इसे सभी रख कर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 74%। कितना आएगा 74%। ठीक है, तो इससे हमको यह पता चलता है कि पैकिंग फ्रैक्शन इसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना होता है 74%। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना था पैकिंग फ्रैक्शन, जो कि हम लोगों ने अभी ज्ञात किया। ठीक, तो यानी इससे हमको यह पता चलता है कि इसमें एकक कोशिका में परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान कितना होते हैं 74%। ठीक है, क्योंकि उसके फेस पर भी सभी परमाणु होते हैं। और ऐसे हमारे पिछले वाले में क्या कहाँ पर थे, बस कोने पर थे, और एक सेंटर में था सेकेंड वाले में। अब थर्ड वाले में हमारा क्या आ गया, सभी उसके फेस पर आ गए। यानी परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है हमारी पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी संकुलन क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा 74% इसका आया पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए आपका अगला एनालिसिस क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है अगला एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उपसंयोजक संख्या। तो इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए इरेज करते हैं इसे। देखिए आपका अगला एनालिसिस क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उपसंयोजक संख्या। देखिए उपसंयोजक संख्या क्या होता है, इसमें कितना होता है उपसंयोजक संख्या। हम जानते हैं कि उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, जितने अटैच परमाणु रहते हैं, यानी जितने अटैच एटम रहते हैं उन्हीं के नंबर को ही क्या बोलते हैं, उपसंयोजक संख्या। तो चलिए देखते हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, सभी कोनों पर रहते हैं, फिर सभी फेस पर, एक उस फेस पर एक इस फेस पर। ठीक है, तो यानी 6 फेस होते हैं आपके। तो कितने हो गए, हम लोग जानते हैं कि हमारा क्यूबिक वाले में, हम लोग पीछे जाकर थोड़ा सोचें तो हमारे क्यूबिक वाले में कितने थे, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर थे 6। कितने थे 6। तो क्यूबिक वाले में हम लोग देखेंगे कि हमारे क्यूबिक वाले में बस केवल कहाँ पे एटम प्रेजेंट थे, केवल कॉर्नर पर, यानी सभी कोनों पर। बस जब सभी कोनों पर थे तो कितने एटम थे, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हमारे 6 परमाणु कहाँ पर आ गए, फलकों पर, यानी सभी फलकों पर 6 बढ़ गए हैं। तो क्या हो जाएंगे 6 + 6, यानी टोटल हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा 12, यानी टोटल अटैच परमाणु कितने होंगे 12। ठीक, तो यानी हमारे फेस सेंटर यूनिट सेल में उपसंयोजक संख्या कितनी होती है 12, यानी 12। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अब अगले एनालिसिस पर बात करते हैं, यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी जनरली आपका एकदम इजी फार्मूला है, जो कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड फार्मूला ज्ञात किया था डेंसिटी के लिए। तो हमारा क्या आया था, डेंसिटी यानी घनत्व। तो चलिए देखते हैं घनत्व। D बराबर क्या था, ZM/NA × A³
तो देखिए हम फेस के लिए बात कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, तो हम लोग जानते हैं इसमें जेड इज इक्वल टू कितना रहेगा 4, क्योंकि इनमें परमाणु संख्या कितनी होती है 4, ठीक है। तो हम जानते हैं Na का 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक। Na का वैल्यू हो गई, A की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना था 4r/√2, ठीक। तो इनमें बस इतना ही चेंज रहेगा, जहाँ z बराबर 4 रहेगा A इज इक्वल टू 4r/√2, m की वैल्यू जितना दिया रहेगा आपका रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डेंसिटी भी पढ़ ली, तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, उनमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। सेकंड क्या पढ़ा आपका ए और आर में संबंध पढ़ा, और थर्ड क्या पढ़ा पैकिंग फ्रैक्शन, और फोर्थ क्या था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिफ्थ वाला क्या था डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एक करके सभी के बारे में पढ़ लिया। 3 यूनिट सेल हमारे कंप्लीट हो गए। अब बचता है आपका लास्ट इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके क्लास 12th के बेसिस से। तो चलिए इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग अगले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे कॉपी करिए। अब हम लोग इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। आपका सिल्वर क्रिस्टलाइसेस इन FCC यूनिट सेल। एक सिल्वर है जो कि कौन सा कैसा किस प्रकार का सेल बनाता है FCC यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो आपका आगे क्या है द डेंसिटी ऑफ Ag इज 10.5 ग्राम सेमी क्यूब पर सेमी क्यूब। कैलकुलेट द एज लेंथ, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ FCC, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका जो सिल्वर है यानी Ag जो है आपका किस प्रकार का बनाता है यूनिट सेल FCC, यानी FCC किसे कहते हैं जिनके कॉर्नर पर सभी एटम प्रेजेंट हो और सभी फेस पर, ठीक है। तो सभी फेस पर भी एटम प्रेजेंट हो। तो हम जानते हैं अभी हम लोगों ने एनालिसिस में देखा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4, ठीक। और हमारा डेंसिटी Ag डेंसिटी कितना दे दिया है आपका D इक्वल टू दे दिया है 10.5 ग्राम पर सेमी क्यूब, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है A की वैल्यू पूछ रहा है, और Na की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना 6.023 इंटू 10⁻⁻23, ठीक। और आपका Ag का जो मास होता है वो होता है 108 यानी 108। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है Zm/Na इंटू A क्यूब, ठीक। तो हमको A की वैल्यू ज्ञात करनी है, D की वैल्यू दी है, Z की वैल्यू भी कितनी रखेंगे 4, M की वैल्यू कितनी 108 यानी 108, और आपकी Na की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक।
तो हम यहाँ से कैलकुलेट करके ए की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे घर पे अच्छे से जाकर सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ए की वैल्यू कितनी आई। यही आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही, और क्लास 12th के बेसिस से आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो चलिए इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए इरेज करते हैं। ये अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपका अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग ऑफ एटम। ठीक है, यानी एटम को किस प्रकार एकदम नज़दीक रूप से पैक किया जा सकता है। अब हम लोग पैकिंग देखेंगे कि किसी परमाणुओं को किस प्रकार संकलित किया जा सकता है एकदम नज़दीक से नज़दीक। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। परमाणुओं द्वारा एकदम नज़दीक से नज़दीक पैक कोई परमाणुओं को पैक करना, यानी क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, एकदम अच्छे से पैक करना, यानी इसके बीच भी कोई गैप ना रहे, उतना गैप ना रहे जितना होना चाहिए, एकदम मतलब कम से कम गैप पाया जाए परमाणुओं के मध्य, तो उस प्रकार के पैकिंग को क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पैकिंग आपके 2 टाइप से हो सकते हैं। ठीक, परमाणुओं को पैकिंग 2 टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट क्या रहेगा आपका 1D में, और सेकेंड क्या रहेगा 2D में। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहले 1D में आपका पैकिंग कैसा रहेगा। 1D यानी 1 डायमेंशन। ठीक, तो देखिए 1 डायमेंशन में आपका पैकिंग कैसे होगा। 1 डायमेंशन किसे कहते हैं, जिनमें एक एक्सिस हो, या तो एक्स हो, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस। ठीक है, तो उस प्रकार के डायमेंशन को क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन यानी 1D। ठीक, तो जब परमाणुओं को पैकिंग केवल एक एक्सिस में हो, जब परमाणुओं का पैकिंग केवल एक्स एक्सिस में हो, यानी एक एक्सिस में हो, तो उस प्रकार के पैकिंग को क्या बोलते हैं, 1D क्लोज पैकिंग, यानी 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हमारा देखिए 2D कैसे होगा। 2D यानी 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो देखिए 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं, देखिए जिनमें 2 एक्सिस पाया जाता है, या तो एक्स वाई, या वाई जेड, या जेड एक्स। ठीक, जिनमें कितने एक्सिस इन्वॉल्व हो, 2 एक्सिस, यानी एक्स वाई भी हो सकते हैं, वाई जेड भी हो सकते हैं, और जेड एक्स भी हो सकते हैं। तो उस प्रकार के क्लोज पैकिंग को 2D यानी 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम लोग पैक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 1 एक्सिस हो गया एक्स। अब इसी के ऊपर क्या करते हैं, पैक किया जाए, यानी इसी के ऊपर रखा जाए। इस प्रकार के पैकिंग को 2 डायमेंशन कहते हैं। देखिए ऊपर की ओर आपकी वाई एक्सिस की ओर बढ़ रहा है, और नीचे एक्स एक्सिस की ओर भी बढ़ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार के पैकिंग को 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे क्लोज पैकिंग कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक होता है 1D, एक होता है 2D, यानी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन कैसे कहते हैं, जिनमें केवल एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो, या वाई एक्सिस इन्वॉल्व हो, या जेड एक्सिस इन्वॉल्व हो, तो उस प्रकार के पैकिंग को 1D क्लोज पैकिंग कहते हैं। जिनमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो उसे क्या कहते हैं, 2D क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये जो 2D में आपका एक और चीज़ बन सकता है, इसे एक प्रकार से और व्यवस्थित किया जा सकता है। एक तो परमाणु के ऊपर परमाणु हो सकता है। ठीक, ये आपका देखिए इसमें सेंटर, जब इसे मैच करेंगे तो आपका एक स्क्वायर का होगा निर्माण। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। स्क्वायर
क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। और देखिए इनमें जब आपका 1 2 3 4 5 6 तो चलिए इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए इरेज करते हैं इसे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, क्लोज पैकिंग देखा, जो कि 1D और 2D में देखा। 1D में कैसा पैकिंग था आपका, बस केवल एक एक्सिस बन रहा था, केवल एक ही अक्ष में, ठीक। और 2D किसे बोलते हैं, जिनमें दो एक्सिस इन्वॉल्व हो। इस प्रकार के पैकिंग को 2D बोल देंगे, ठीक। और हम लोगों ने क्या देखा, इनके सेंटर को जब मैच किए तो हमारा एक स्क्वायर बना था, ठीक। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, ठीक। अब इनके सेंटर को जब मैच करेंगे तो क्या बनेगा, एक लीनियर बनेगा। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को लीनियर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, क्लोज पैकिंग, ठीक। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है लीनियर क्लोज पैकिंग का और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, जितने एटम अटैच रहते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो इनमें देख रहे हैं कि एक परमाणु से कितने एटम अटैच हैं, 2। हमेशा हर जगह देखिए एक परमाणु से 2 अटैच हैं, एक परमाणु से कितने अटैच हैं, 2 अटैच हैं। तो इस प्रकार यानी इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। कितना होगा, 2, ठीक। अब हम लोग स्क्वायर वाले में देखते हैं कितने अटैच हैं, एक परमाणु से कम 4, 1 2 3 4, एक परमाणु से कितने अटैच हैं, 4। तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 यानी 4, ठीक। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिया। तो चलिए इसे अच्छे से आप लोग कॉपी करिए क्लोज पैकिंग को, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अभी अच्छे से कॉपी करिए, लर्न करिए और राइट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।